हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे हमारी जो सीरीज चल रही है उसके अंदर। ठीक है, तो आज का क्या टॉपिक है? आज मैं बायो सेवर्ट लॉ के बारे में बात करने वाला हूँ। आई एम प्रिटी श्योर कि तुम लोगों ने बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा हुआ होगा, पर आज मैं एक ऐसा पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा जो शायद तुम्हें अभी तक नहीं आता होगा, एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट यू आर गोइंग टू लाइक इट। तो हम सेशन को किस तरह से रखेंगे? मैं सबसे पहले तुम्हें कुछ क्वेश्चंस डिस्प्ले करूंगा, अ टोटल ऑफ 4 क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू डिस्प्ले, एंड तुम वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। सारे क्वेश्चंस दिखाने के इमीडिएटली बाद मैं चारों क्वेश्चंस के आंसर दिखा दूंगा, एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ देन यू डोंट नीड टू वॉच दिस सेशन। तो फिर मत देखना, क्योंकि फिर तुम्हें इस सेशन से कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। लेकिन अगर तुम नहीं कर पाते हो सॉल्व, तो फिर कंटिन्यू करना, सेशन को अच्छे से देखना, रफ कॉपी पेन साथ में लेके बैठना, और जो भी मैं चीजें कर रहा हूँ वो खुद कर करके देखना। ठीक है, तो समझ में भी आएगा एंड यू विल लर्न समथिंग। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। हियर वी गो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ये एक पैराबोला है। इस पैराबोला के अंदर मान लेते हैं करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इन नंबर्स को तुम इग्नोर कर सकते हो। ये पैराबोला की शेप प्रॉपर रखने के लिए मैंने ग्राफ को डेस्मॉस पे प्लॉट किया था, और क्योंकि वहां पे प्लॉट किया था तो मुझे कुछ नंबर्स एज इनपुट देने पड़े, उसकी वजह से ये नंबर्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। यू कैन इग्नोर दीज नंबर्स। ठीक है, तो पैराबोला का एक फोकस भी होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, मान लेते हैं यहाँ पे है। ठीक है, इस फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो a, 0 होंगे। तो इस करंट की वजह से फोकस पे कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो एंड देखो कि तुम ये सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, होपफुली तुमने ये काम कर लिया है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस इस बार हमने पैराबोला को रिप्लेस कर दिया है एलिप्स से। इस बार हमारे पास एक एलिप्स है जिसमें कि करंट आई फ्लो कर रहा है, और इसकी वजह से हम किसी एक फोकस पर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा ये निकालना चाहते हैं। इस फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कोऑर्डिनेट्स होंगे AE, 0 वेयर E इज द एसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो हम जानना चाहते हैं कि कितना मैग्नेटिक इंडक्शन फोकस के ऊपर होगा। अगेन गाइस, पॉज द क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन आउट, और उसके बाद कंटिन्यू करो जब तुमने अपना अटेम्प्ट पूरा कर लिया हो। तो थर्ड क्वेश्चन में हमने एलिप्स की जगह हाइपरबोला यूज कर लिया है। सो वी नाउ हैव अ हाइपरबोला व्हिच इज कैरिंग अ करंट लाइक दिस। ठीक है, इस तरह का करंट मान लेते हैं ये हाइपरबोला कैरी कर रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से अगेन हम फोकस, जहां पे भी इसका फोकस है, ठीक है, उस फोकस पर हम मैग्नेटिक इंडक्शन पता करना चाहते हैं। तो अगेन गाइस, ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को। एंड फाइनली अनदर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन स्क्रीन पे है तुम्हारे सामने। पॉज करो वीडियो को, पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से, एंड सी व्हाट विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, तुम्हारे अकॉर्डिंग आंसर क्या है वो देखो। तो गाइस, होपफुली तुमने चारों क्वेश्चंस को अभी तक अटेम्प्ट कर लिया है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्प्ले द सॉल्यूशन, नॉट द सॉल्यूशन बट द आंसर टू ऑल 4 क्वेश्चंस। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक। सो दीज आर द आंसर्स गाइस। ठीक है, अब अगर तुमने सॉल्व कर लिया है चारों क्वेश्चंस को तो तुम यहीं पे सेशन को बंद कर दो और आगे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं कर पाए हो तो फिर कंटिन्यू करो। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हम आगे। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें बायो सेवर्ट लॉ के बारे में बताऊंगा पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, तुम्हें बायो सेवर्ट लॉ पता है। अभी देखते हैं कि व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से पोलर कोऑर्डिनेट्स। और कोनिक्स की जो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, मतलब ये फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है, पर इसको क्योंकि हमें यूज करना है तो इसके बारे में बात तो करनी पड़ेगी। तो देखते हैं, चलो। तो गाइस, बायो सेवर्ट लॉ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ क्या बायो सेवर्ट लॉ तुम्हें ऑलरेडी पता है? ठीक है, इस फॉर्म में म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर वेक्टर का मॉड का क्यूब। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि ये वाली फॉर्म तुम लोगों को पता है, ये पता होती है ज्यादातर स्टूडेंट्स को, जिन्होंने भी वास्तव लॉ पढ़ा होता है उनको पता होती है। ठीक है, फिर भी ये बता क्या रही है, डीएल क्या है, आर क्या है, एक बार इस बारे में बात कर लेते हैं सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज। ठीक है, तो ये मान लेते हैं एक वायर है जिसमें कुछ करंट आई फ्लो कर रहा होगा, और इस वायर में हमने एक छोटा सा टुकड़ा सेलेक्ट किया डीएल लेंथ का। ठीक है, और हमने सराउंडिंग में एक पॉइंट सेलेक्ट किया पी। तो क्या ये डीएल लेंथ का जो टुकड़ा है, क्या ये टुकड़ा पी पॉइंट पे कुछ मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस कर रहा होगा? वेल, आई डू बिलीव कर रहा होगा। इस पूरे वायर के हर छोटे छोटे से टुकड़े पी पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे, और इन इन मैग्नेटिक फील्ड्स को इंटीग्रेट कर देंगे तो पी पॉइंट पर नेट फील्ड निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस एलिमेंट से हम पी पर एक वेक्टर ड्रॉप करते हैं, यानी कि पी का पोजीशन वेक्टर उस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, लेट्स कॉल दैट एज आर। ठीक है, और dl की डायरेक्शन हम करंट के अलॉन्ग ले लेते हैं, और dl इज द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट।
तो इस फॉर्मूले में जो सिंबल्स हैं यानी कि डीएल है, आर है, उनके मीनिंग अब इस फिगर में क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट डीएल, डीएल इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, आई डीएल को हम पूरे को करंट एलिमेंट कहते हैं, आर वेक्टर क्या है, जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना चाहते हैं उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, एलिमेंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो इस एक्सप्रेशन में खासियत है, ये एक्सप्रेशन किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये इंडिपेंडेंट है। मतलब कि मैं कोई सा भी कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करूं, ये एक्सप्रेशन ये का ये रहेगा। मतलब इसमें डीएल वेक्टर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में डीएल लिखने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। अब हम आते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन सिस्टम को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं कार्टेशियन सिस्टम की बात करूं, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट टू डायमेंशन राइट नाउ, मैं एक्स वाई प्लेन की ही बात करता हूं। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन के अंदर जब हम एक पॉइंट को मार्क करते हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम एक्स वाई की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जिसमें एक्स जो होता है दैट इज द डिस्टेंस दैट वी हैव टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस to reach point P, and y represents the distance that we'll have to move along the y axis to move the point P, to move at point P। ठीक है, तो ये तो कोऑर्डिनेट्स की बात हो गई। अब इसी तरीके से आई एम प्रीटी श्योर कि ये वाली चीज़ भी तुम्हें पता होगी। ठीक है, कि अगर मैं एक्स वाई प्लेन में वापस से सेम पॉइंट P की बात करूं, लेकिन अब मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करना चाहता हूं। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग एक्स एंड वाई आई विल बी मेंशनिंग आर एंड थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी दो इन्फॉर्मेशन थी, एक्स और वाई, यहाँ पे भी दो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इस बार आर रिप्रेजेंट करेगा ओरिजिन से डिस्टेंस को। ठीक है, और इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाया है, वो थीटा होगा। ठीक है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि तुम लोग इस बात से भी अच्छे से वाकिफ हो, यू नो दैट कि आर कॉस थीटा को हम एक्स लिख दें या आर साइन थीटा को हम वाई लिख दें। नोटिस करो, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा ये वाली लेंथ है। ठीक है, तो ये अगर मैं मतलब अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट को एक्स वाई में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो आर cos थीटा को एक्स से रिप्लेस कर दूंगा और आर sin थीटा को वाई से रिप्लेस कर दूंगा, दिस विल बी आर sin थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और इन्हीं इक्वेशन को यूज करके हम उल्टा भी कर सकते हैं। हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम पोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन यहाँ तक सबको पता होता है। अब क्या नहीं पता होता है उस पर आता हूँ मैं, या कहाँ पे कंफ्यूजन होती है उस पर आता हूँ मैं। देखो कार्टेशियन सिस्टम में हम जो यूनिट वेक्टर्स यूज करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम के अंदर जो यूनिट वेक्टर्स हम यूज करते हैं वो यूनिट वेक्टर्स हैं आई एंड जे। ठीक है, एंड दे आर अ वेरी स्पेशल वेक्टर, लाइक इनको हमने जिस तरीके से डिफाइन करा है, दे हैव गॉट अ स्पेशलिटी इन देम। क्या है स्पेशलिटी वो देखते हैं। देखो अगर मैं पी पॉइंट पे तुमसे कहूंगा कि इस पॉइंट पे रहते हुए आई और जे वेक्टर ड्रॉ कर दो, तो तुम इस तरह से ड्रॉ करोगे, एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे, एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, अब अगर मैं पॉइंट शिफ्ट कर दूं, सपोज मैं इस पॉइंट पे कह रहा हूं कि भाई यहाँ पे यूनिट वेक्टर ड्रॉ करके दिखाओ, तो तुम आई कैप अभी भी इधर ही ड्रॉ करोगे और जे कैप इधर ही ड्रॉ करोगे। तो माय क्वेश्चन इज कि जब हमने पॉइंट चेंज करा तो क्या हमारे यूनिट वेक्टर्स बदल गए? इन अदर वर्ड्स, क्या ये यूनिट वेक्टर और ये यूनिट वेक्टर दोनों को इक्वल डिक्लेयर किया जा सकता है? वेल आई थिंक किया जा सकता है, क्योंकि इनके दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, तो कार्टेशियन सिस्टम में हम जो यूनिट वेक्टर्स यूज करते हैं उनको वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर चेंज नहीं होते, सेम रहते हैं। ठीक है, इस बात की बहुत बहुत बड़ी अहमियत है, अभी आएंगे उस चीज के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट की बात करूं, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर देखो क्या होता है। पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर हम जो दो यूनिट वेक्टर्स यूज करते हैं, ठीक है, बताता हूं मैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम जो यूनिट वेक्टर्स यूज करते हैं वो यूनिट वेक्टर्स होते हैं आर कैप एंड थीटा कैप। ठीक है, आर कैप की डायरेक्शन होती है ये वाली, मतलब कि ओरिजिन से पी पॉइंट को जॉइन करते हुए जो डायरेक्शन होगी वो आर कैप होगी, और इससे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या यूं कह लो कि 90 डिग्री उस सेंस में जिस सेंस में थीटा को मेजर किया था, वो डायरेक्शन होगी थीटा कैप की। ठीक है, तो अभी तक तो मुझे कुछ खास फर्क तो नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे भी दो यूनिट वेक्टर्स थे, यहाँ पे भी दो यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे भी दोनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है। अब मैं बताता हूँ खासियत की कहाँ पे। सपोज मैंने एक डिफरेंट पॉइंट सेलेक्ट करा, मैंने कहा कि चलो हम इस पॉइंट पर यूनिट वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट के जो यूनिट वेक्टर होंगे, नोटिस करो कि वो प्रीवियस पॉइंट से डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल ये आर कैप और ये आर कैप सेम नहीं है, ये अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो दे आर नॉट सेम। ठीक है, सिमिलरली इधर की तरफ आ जाएगा थीटा कैप विच इज अगेन अ डिफरेंट एंटिटी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम पॉइंट चेंज करते हैं तो यूनिट वेक्टर्स भले से ही वो लिखने में सेम लिखे जा रहे हो आर कैप और थीटा कैप, पर वो चेंज हो चुके होते हैं। ठीक है, वो चेंज हो चुके होते हैं।
इस बात की सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब हाउ डज इट अफेक्ट व्हाट व्हाट वी डू, आई टेल यू। देखो कार्टेशियन सिस्टम में तुम एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट या पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे, लाइक ये अगर आर वेक्टर है, या मैं इसको ना आर वेक्टर की जगह इसको मैं पीवी वेक्टर का नाम दे देता हूँ, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ पी है, देखो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी कार्टेशियन सिस्टम में लिखा जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, जबकि यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा आर इंटू आर कैप, नोटिस कर लो, आर इंटू आर कैप, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर निकालनी होगी तो मैं पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में करूँगा। अब ध्यान से देखना, हमें क्या करना चाहिए, हमें करना ये चाहिए कि x इंटू डी आई कैप बाई डी टी प्लस आई कैप इंटू डी एक्स बाई डी टी, सिमिलरली प्लस y इंटू डी जे बाई डी टी प्लस जे इंटू डी वाई बाई डी टी, करना हमें ये चाहिए, हम करते भी ये हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आई कैप तो बदलेगा नहीं, मतलब हम किसी भी पॉइंट पे चले जाए, किसी भी समय पे चले जाए, आई कैप तो सेम ही मिलने वाला है, तो ये दोनों जीरो हो जाते हैं, आई और जे, and therefore we end up writing dx by dt I cap and dy by dt j cap। यानी कि देखो इस वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय टाइम, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम dx I कैप प्लस dy j कैप लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं सेम चीज़ें यहाँ पे करने की कोशिश करूँ, सपोज मैं वेलोसिटी लिखने की कोशिश करूँ जिसको कि हम ds बाय dt लिखते हैं, तो ये हो जाएगा d बाय dt ऑफ पोजिशन वेक्टर। ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ पोजिशन वेक्टर। अब देखना ध्यान से, तो ये बनेगा आर इंटू डी आर कैप बाई डी टी प्लस आर कैप इंटू डी आर बाई डी टी, ये नोटिस करो। ठीक है, और अगर मैं इसी तरह से डी एस वेक्टर लिखना चाहूँ, तो डी एस वेक्टर देखो बन जाएगा आर डी आर प्लस आर कैप इंटू डी आर बाई डी टी। तो ये डी आर कैप क्या है, डी आर कैप क्या है, इसको फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डी आर कैप क्या है, तो सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक पार्टिकल, ठीक है, एक पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा था। ठीक है, या चलो हम ऐसे नहीं लेते हैं क्योंकि ये एक स्पेशल केस टाइप दिखाई देगा। ठीक है, तो एक पार्टिकल ने मान लेते हैं इस तरह की ट्रैजेक्टरी पे मूव कर रहा था। ठीक है, तो देखो ये आर वेक्टर था, ये थीटा वेक्टर था। ठीक है गाइस, अगेन एक थोड़ा सा चेंज और कर लेते हैं, ट्रेजेक्ट्री ऐसे नहीं बनाकर ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे ट्रैवल करके पहुँचा, तो देखो थीटा थोड़ा सा चेंज हो गया, डी थीटा। ठीक है, ये सॉरी डी थीटा। ठीक है, तो और ये इसको हम डी एस वैक्टर कहेंगे, दिस विल बी डी एस वैक्टर। तो इस डी एस वैक्टर में देखो दो कंपोनेंट्स हैं, इस डी एस वेक्टर में दो कंपोनेंट्स हैं, मतलब कि एक रेडियल डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो रेडियल डायरेक्शन में है दिस इज डी आर, और इसकी लेंथ कितनी होगी, अब इसकी लेंथ निकालने के लिए नोटिस करो कि इस आर को इस डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये आर डी थीटा हो जाएगा क्या, और इसकी डायरेक्शन थीटा कैप के अलॉन्ग है क्या। यानी कि अब यहाँ से देख लो कि डी एस वैक्टर को हमें लिखना चाहिए डी आर, ये चेंज हुआ है रेडियल डायरेक्शन में, तो इंटू आर कैप प्लस आर डी थीटा इंटू थीटा कैप। मैंने यहाँ पे शायद तो देखो अब मैं कंपेयर करूँ अगर, तो आर कैप इंटू डी आर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो ऐसा कैसा आ गया, अब ये डी आर कैप क्या है, तो डी आर कैप जो है डी आर कैप है डी थीटा, तो ये हो जाएगा डी थीटा, मतलब ये हो गया बस हो गया ना, ये आर डी थीटा इंटू थीटा कैप। ठीक है, तो इस तरह से हम डी एस लिखेंगे। ठीक है, अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब हमने हमने मतलब देखो समराइज कर देता हूँ मैं, हम कार्टेशियन सिस्टम के अंदर डी एस वैक्टर को लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, और यही जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखने जाएंगे तो ये लिखा जाएगा डी आर इंटू आर कैप प्लस आर डी थीटा इंटू थीटा कैप।
ठीक है, तो ये बात याद रखो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यूज़ करते हैं बायो सेवर्ट लॉ में। ठीक है, तो बायो सेवर्ट लॉ कहता है डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एंड देन डी एल क्रॉस आर अपॉन मॉड आर का क्यूब। तो इसको हम लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। अब डी एल वैक्टर सेम एज डी एस वैक्टर, तो ये बन जाएगा आर इंटू डी आर, लाइक डी आर इंटू आर कैप प्लस आर डी थीटा इंटू थीटा कैप क्रॉस ऑफ आर वैक्टर इज आर इंटू आर कैप। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो ये बन जाएगा देखो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये है कि ये जो आर वेक्टर होता है ये एलिमेंट से पॉइंट की तरफ यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, ये एलिमेंट से पॉइंट की तरफ यूनिट वेक्टर होता है। राइट, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एलिमेंट की वजह से ओरिजिन पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आर वेक्टर था ये तो एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर था, तो हमें एक्चुअली इसका नेगेटिव यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो अब ये हो क्या जाएगा, ये बन जाएगा देखो डी आर क्रॉस मतलब आर कैप डॉट क्रॉस आर कैप, ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा कैप क्रॉस आर कैप, थीटा कैप क्रॉस आर कैप जो है दैट विल बी समथिंग, तो वो माइनस क्या आएगा, और एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर इंटू डी थीटा इंटू के कैप। ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, चेक कर लो, एंड देन डी थीटा बाय आर। ठीक है, तो ये जो है इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल फॉर्म। ठीक है, यहाँ से भी वेक्टर साइन हटा देते हैं क्योंकि अब हम केवल मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड थे। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी यूजफुल फॉर्म गाइज। ठीक है, तो अब ये कैसे यूज़ होगी वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट जो था कि बायो सेवर्ट लॉ को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर लें, वो हमने कर दिया है। एंड इसको याद रखना गाइस। अच्छा, इसको समझते हैं कि ये रिजल्ट हमें बता क्या रहा है वो भी समझते हैं। तो ये रिजल्ट हमें बता रहा है कि जैसे ये एक वायर है, इसका एक छोटा सा सेगमेंट है डी एल लेंथ का, ये एक पॉइंट पी है। ठीक है, तो ये एलिमेंट पी पॉइंट पर जो एंगल बनाएगा और जो इसका डिस्टेंस है पी से, उसके बेसिस पर हम इस एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। कितना कंट्रीब्यूशन होगा, इट विल बी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एंड देन डी थीटा बाय आर, बस इतना इतना सिंपल है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको हम हमने जो क्वेश्चंस देखे थे उनमें कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक इन्फॉर्मेशन चाहिएगी जो कि सेकंड पार्ट है इस सेशन का, कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में कोनिक्स की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ और उसके बाद फिर हम इसको डिराइव करेंगे और फिर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कोनिक्स की पोलर कोऑर्डिनेट में जो इक्वेशन होती है इट इज़ लाइक आर इज इक्वल्स टू के अपॉन 1 - ई कॉस थीटा। एक्चुअली ये प्लस माइनस दोनों आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं दोनों लगा देता हूँ। हेयर के रिप्रेजेंट्स द सेमी लेटस रेक्टम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जैसे लेटस रेक्टम हो गई, जैसे डायरेक्ट्रिक्स हो गई। आई एम अज्यूमिंग कि तुमको इन सब का मतलब पता है। ठीक है, तो दिस इज एंड ई, जैसे ई भी एक टर्म है, दिस इज एसेंट्रिसिटी। ठीक है, दिस इज एसेंट्रिसिटी। सो ई इज इक्वल टू 1 फॉर अ पैराबोला, इट इज लेस देन 1 फॉर एन एलिप्स, इट इज मोर देन 1 फॉर अ हाइपरबोला एंड इट इज 0 फॉर अ सर्कल। मतलब कि केवल ई की वैल्यू के बेसिस पे हम चारों कोनिक्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है दिस इज द इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ कोनिक, ऑफ एनी कोनिक इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज़ करने से पहले मैं इसको डिराइव करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं इसको डिराइव करके दिखाता हूँ कि ये ऐसा कैसे आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए देखो गाइज, मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था। ये इनफैक्ट चलो कोऑर्डिनेट सिस्टम की भी ज़रूरत नहीं है, बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक कोनिक का सेगमेंट है। ठीक है, मतलब ये एलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पैराबोला भी हो सकता है। तो
और ये इसका फोकस है, कहीं पे इसका फोकस मान लेते हैं, ठीक है, ये इसका फोकस है, ठीक है, और कहीं पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स मान लेते हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। तो ठीक है, हमने क्या सोचा, हमने कहा कि चलो हम फोकस ओरिजिन को बना देते हैं, ठीक है, कर ही सकते हैं ऐसा, इसमें कोई हार्म तो नहीं है, मैं जहाँ चाहे वहाँ ओरिजिन सिस्टम सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने पैराबोला या जो भी एलिप्स है उसके फोकस पे कर लिया है, ठीक है। तो ये अगर मेरा ओरिजिन सिस्टम है, अब अगर मैं कोई भी जनरल पॉइंट पी इस कर्व पे पकड़ता हूँ और उसका कोऑर्डिनेट्स में लिखूंगा सपोज आर कॉमा थीटा, ठीक है, तो नोटिस करो कि पी का जो फोकस से, जो कि ओरिजिन भी है, जो डिस्टेंस है वो आर हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द फोकस इज आर, आई विल डिवाइड इट बाय द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स का कुछ डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, उसको डी मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस बन गया आर कॉस थीटा प्लस डी, चेक करो, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो डी प्लस आर कॉस थीटा आ गया। सो दिस शुड बी इक्वल टू एसेंट्रिसिटी, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। तो अब बस तुम इसको रीअरेंज करके देख लो। तो इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे, ये बन जाएगा आर इक्वल टू ई आर कॉस थीटा प्लस ई डी, ठीक है। तो ये कितना बन गया, तो ये बन जाएगा आर वन माइनस ई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ई डी। तो आर की वैल्यू जो है ये आ जाएगी ई डी डिवाइडेड बाय वन माइनस ई कॉस थीटा। अब लेकिन ये अभी तक इस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में मैंने प्रॉमिस किया था। यहाँ पे मैंने कुछ और लिखा था, के लिखा था, ठीक है, यहाँ पे मैंने के लिखा था। तो व्हाट हैपेंड विद दैट के, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो लेटस रेक्टम होती क्या है, लेटस रेक्टम होती है डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल वो लाइन जो फोकस से पास करेगी, मतलब फोकस और कर्व के बीच की लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं थीटा को 90 डिग्री डाल दूं, ठीक है, तो थीटा को पाई बाय 2 डालने के बाद जो आर आएगा वही सेमी लेटस रेक्टम बन जाएगा। थीटा को पाई बाय 2 डालने के बाद आर जो होगा वो ग्रीन लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। तो डाल देते हैं। तो थीटा को अगर हम 90 डिग्री डाल देंगे तो डिनोमिनेटर में केवल 1 बचेगा, तो ई डी जो है वो के बराबर हो गया। देयरफॉर आई कैन नाउ राइट ई डी एज के, सो 1 माइनस ई कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया किसी भी कोनिक की इक्वेशन आर और थीटा की टर्म्स में। अब ये हमारे काम कैसे आएगी अब वो देखते हैं, ठीक है। तो या हम जो क्वेश्चन हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो पोलर कोऑर्डिनेट्स में dB का एक्सप्रेशन था म्यू नॉट आई बाय 4 पाई देन डी थीटा बाय आर, ये एक्सप्रेशन था, ठीक है। तो अब अगर मैं एक कोनिक के ऊपर इसको अप्लाई करना चाहता हूँ, जैसे ये कोनिक है, इसके अंदर मान लेते हैं कुछ करंट है, इसके अंदर कुछ करंट है और इसकी वजह से मैं फोकस पर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस जनरल एक्सप्रेशन में बस आर और थीटा का रिलेशनशिप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय डी थीटा, और आर को लिख देंगे के डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस था एक्चुअली 1 माइनस ई कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ दिस ट्रांसफॉर्म्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई के इंटू 1 माइनस ई कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये डी बी का एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर मुझे बी निकालना है तो मुझे इंटीग्रेशन ऑफ डी बी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई के, ये तो बाहर आ गया। अब 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, सो माइनस ई साइन थीटा, ठीक है। अब बारी आ रही है लिमिट्स की, ठीक है। तो देखो अगर हम पूरे के पूरे कोनिक की वजह से निकालना चाहते हैं तो लिमिट हम फिर 0 से लेके 2 पाई भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस लिमिट के साथ वर्क करूँगा तो b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई के एंड देन 2 पाई, ये चेक करो 2 पाई माइनस 0, क्योंकि साइन थीटा वाली टर्म परमानेंटली 0 हो गई, ठीक है। तो दिस बिकम्स म्यू नॉट आई बाय 2 के, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्ट रिजल्ट दैट यू कैन रिमेंबर, ठीक है, एकदम डायरेक्ट है म्यू नॉट आई बाय 2 के, वेयर के इज द लेंथ ऑफ द सेमी लेटस रेक्टम, ठीक है। तो अगर एक कोनिक के फोकस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। नाउ बेस्ड ऑन दिस you can solve the first 3 problem क्वेश्चंस that I displayed. I'll display them again.
तो ये है क्वेश्चन, हमने निकाल रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट फोकस म्यू नॉट आई बाय 2K के बराबर होता है, ये निकाला हमने, ठीक है। तो अब सवाल है कि पैराबोला की लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है या सेमी लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है। तो गाइस अगर तुम्हें याद है कितनी होती है तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर लो, एल्स व्हाट यू कैन डू, फोकस का कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है, फोकस का कोऑर्डिनेट जो होता है वो a,0 है, ठीक है। तो बस अब तुम ये पता कर लो कि x अगर हम a डाल दें तो करस्पॉन्डिंगली y कितना आ जाएगा। तो y की वैल्यू जो है वो +2a और -2a आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम 2a हो गया। तो ये इसको हम लिख देंगे म्यू नॉट आई बाय 2 टाइम्स ऑफ 2K। तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4K, ठीक है। तो ये हमने पैराबोला का निकाल लिया, ठीक है। एक्चुअली गाइज ये के नहीं, यहाँ पे ए होगा, ठीक है। तो म्यू नॉट आई बाय 4A, चल के देखते हैं कि यही आंसर था क्या, म्यू नॉट आई बाय 4A, सो दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट आते हैं एलिप्स के ऊपर। तो अगेन फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, म्यू नॉट आई बाय 2K, K इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम। तो ये b² बाय a के बराबर होती है, ठीक है। तो देख लो कितना हुआ एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये भी मैच कर गया, ठीक है। और हाइपरबोला के लिए भी यही होती है लेंथ, तो हाइपरबोला के लिए भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं, मतलब हाइपरबोला के लिए भी सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर कितना था, म्यू नॉट आई ए बाय 2B², सेम आंसर यू आर गोइंग टू गेट फॉर हाइपरबोला, बिकॉज expression wise it is same as the latest rectum of ellipse of an ellipse, ठीक है। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। अब इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर हमको एक फाइनाइट लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लाइक इफ दिस इज द पैराबोला, ओके, इफ दिस इज द पैराबोला एंड लेट्स से दिस इज द फोकस, तो हमें केवल इस वायर में करंट मार लेना है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने जो इंटीग्रल बनाया था कौन सा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई के थीटा माइनस ई टाइम्स ऑफ साइन थीटा, इसमें हमें थीटा की लिमिट्स को चेंज करना चाहिए, π/2 से लेकर 3π/2 तक। चेक करो, अगर फोकस यहाँ पर है तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग थीटा जो है वो π/2 हो जाएगी, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, 3π/2, ठीक है। तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई के, ठीक है। और कितना बन गया ये बन जाएगा 3π/2 माइनस π/2, तो ये तो पाई बन गया माइनस ई, ठीक है। अच्छा पैराबोला है तो ई को हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। पैराबोला है तो ई की जगह पे आ जाएगा 1। तो साइन ऑफ 3π/2, ठीक है, तो -1 -1, तो ये चेक कर लो। तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई के कितना हो जाएगा 2a इंटू पाई+2, ठीक है। अब इस फील्ड को नलीफाई करना है, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक्स में करंट फ्लो कर रहा है आई नॉट, उसको, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये कितना होगा, तो पैराबोला में अगर ये डिस्टेंस से होता है तो ये भी ये हो जाता है, ठीक है। तो इस इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आर, आर इज द डिस्टेंस ऑफ वायर फ्रॉम द पॉइंट, तो यहाँ पे 2a आ जाएगा। तो अब सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखो ये है 4 पाई a, तो ये 4 पाई और a तो कैंसिल हो गया, म्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी आई इंटू पाई/2 प्लस 1, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, यू कैन सी हियर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। So guys, I hope you liked whatever we have done today. And if you are not aware of what a clever is, please Google search about a clever. You can post some queries on Quora also, and you can come to know about this batch. It is going to be very very useful for you. Alright guys, and this is a YouTube channel that our team Clever is maintaining. Here we post the
solution of previous year papers of JEE Advanced, and we have posted for KVPI also. You can check them out, guys. The solutions are really nice. Okay, and then this is the link and the QR code of notice board. So in notice board, we put the notice of all the upcoming batches that are launched by Team Eklave. So if you want to participate in the admission process of any batch, then make sure that you keep visiting these document on a regular basis. All right, if you are 2023 aspirant, directly join this Telegram channel. Here, all the information related to you will be posted. All right, similarly, if you are 2024 aspirant, join this Telegram group. And that's it, guys. That's it for now. I hope you enjoyed this session. Take care, all of you. I'll see you next week. Bye bye.